सकती हूँ। अभी रास्ते में मैंने एक म्यूटेटेड मैस्टिफ को मारा है। कमांडर, मैं कॉम्बैट टाइप टैलेंट हूँ, मुझे एक प्राइवेट कमरा चाहिए और मुझे खाने में मीट चाहिए। डायरेक्टर वैंग ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। कॉम्बैट टाइप? छोटी बच्ची, तुम्हें लगता है कि ये कुत्ते को मारकर तुम इनविंसिबल हो गई हो? वो उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर ज़ॉम्बियों की घनी भीड़ की तरफ इशारा किया। अभी बाहर हजारों ज़ॉम्बी हैं। तुम्हारी वो एबिलिटी जो एक बार में सिर्फ एक को मार सकती है और कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें सुन्न कर देती है, वो जंग के मैदान में कूड़े के बराबर है। जो काम एक स्नाइपर एक गोली में कर सकता है, उसके लिए हम तुम्हें मरने के लिए क्यों भेजें? जिंग चिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन डायरेक्टर वैंग ने बात पलटी और उसकी नजरें बाहर बर्फ से ढके रनवे पर गईं। तुम्हारी एबिलिटी राक्षस मारने के काम की तो नहीं है, लेकिन किसी और काम के लिए बहुत सही है। भारी बर्फबारी ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, सप्लाईज वाली गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती और हवाई जहाज का रनवे भी बर्फ के नीचे दब चुका है। हमें एक लाइफलाइन रास्ता साफ करना है। तुम्हारी एबिलिटी बर्फ हटाने के लिए एक गॉड लेवल स्किल है। बर्फ हटाना? जिंग चिंग को लगा जैसे किसी ने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी हो। मैं एक अवेकनर हूं, मैं तो वो मेन लीड हूं जिसके पास गोल्डन फिंगर है, जिसे एपोकलिप्स की रानी बनना है, और तुम मुझे सफाई कर्मचारी बनाना चाहते हो? मैं नहीं करूंगी, मैं एक अवेकनर हूं, तुम लोग मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मैं ये नहीं करूंगी। डायरेक्टर वैंग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। यहाँ जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। चाहे तुम अवेकनर भी हो, तुम्हें काम के हिसाब से ही राशन मिलेगा। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, लेकिन फिर वापस बाहर बर्फ में जाकर मरने के लिए दफा हो जाओ। उसने अपना हाथ हिलाया और पास खड़े दो सिपाही तुरंत आगे आए। उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल हल्की सी ऊपर उठा ली। चेनशू डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत जिंग चिंग की स्लीव पकड़ी और उसे पागलों की तरह इशारे करने लगा। किंग चिंग, जज्बाती मत हो, पहले यहाँ रुकते हैं, पहले जिंदा बचना जरूरी है। जिंग चिंग ने बंदूक की उन काली नली को देखा और फिर उसे बाहर की उस नर्क जैसी ठंड की याद आई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। मैं करूंगी। उसने दांत पीसते हुए बेइज्जती महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। आधे घंटे बाद जिंग चिंग को स्पेशल क्लीनिंग टीम में डाल दिया गया। उसका आईडी नंबर 098 था। उसका काम बहुत सिंपल था, कंस्ट्रक्शन गाड़ी के आगे खड़े होकर सामने 1 मीटर मोटी बर्फ और मलबे पर लगातार अपनी स्किल इस्तेमाल करना। सामने की बर्फ की दीवार क्लियर होती और गाड़ी का काफिला थोड़ा आगे बढ़ता। हर बार स्किल इस्तेमाल करने पर उसे ऐसा लगता जैसे उसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो। जल्दी करो, क्या नाटक लगा रखा है? पीछे का काफिला इंतजार कर रहा है। सुपरवाइजर हाथ में स्पीकर लिए चिल्लाता। अगर वो जरा सी भी सुस्त पड़ती तो उसे गंदी गंदी गालियां खानी पड़ती। और चेनशू, क्योंकि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, उसे सबसे निचले लेवल पर डाल दिया गया, ट्रांसपोर्ट ग्रुप। उसका काम था ठंड से मरे या ज़ॉम्बी द्वारा काटे गए लोगों की लाशें उठाकर इंसिनरेटर पिट में डालना। वहां की बदबू किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी थी और वहां हमेशा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता था। लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ताकि उसे आधा फफूंदी लगा हुआ बन मिल सके, उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। आधी रात को दोनों स्टेडियम के स्टैंड्स के नीचे बने कॉमन बेड्स पर बेजान गिरे हुए थे। यहाँ सैकड़ों लोग भरे पड़े थे। पसीने और पैरों की बदबू आपस में मिल रही थी। जिंग चिंग ने अपने सूजे हुए और फटे हुए हाथों को देखा और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पास सिस्टम है, मैं रीबोर्न होकर वापस आई हूं। उसे जिंग बुफान की याद आई और उसके गर्म फायरप्लेस की। जिंग बुफान, तुम इस वक्त बहुत खुश होगे ना? जिंग चिंग ने उस गंदे ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसके हाथों में गड़ गए। तुम इंतजार करो, बस एक बार मैं यहाँ ऊंचे लेवल पर पहुंच जाऊं, एक बार मैं यहाँ के हाईएस्ट कमांडर से मिल लूं, फिर मैं तुमसे सब कुछ वापस छीन लूंगी। उसी वक्त शहर के फर्स्ट हॉस्पिटल के एंट्रेंस स्क्वायर पर जमे हुए ज़ॉम्बीज की भीड़ लगी हुई थी। ये मरे नहीं थे। जैसे ही इन्हें किसी जिंदा इंसान की गर्मी महसूस होती, ये तुरंत जाग जाते। मैंने कहा, सिस्टम एलीट फोर्स फील्ड एक्टिवेट करो। मैंने थोड़ी सी एनर्जी खर्च करके अपने आसपास एक साउंड प्रूफ लेयर बना ली। मैंने ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल किया और सीधा 3rd फ्लोर की खिड़की पर चढ़ गया। 3rd फ्लोर पर फार्मेसी थी और यहाँ ज़ॉम्बी थोड़े कम थे। आसपास भटक रहे कुछ नर्स ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैं रैक्स के पास गया। मैंने अपना हाथ घुमाया और दवाइयों की पूरी लाइनें पलक झपकते ही गायब हो गई। जब मैं आधा सामान लूट चुका था, तभी नीचे से जबरदस्त फायरिंग की आवाज आई। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। 2 मॉडिफाइड राइट कंट्रोल गाड़ियां अस्पताल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी थीं। 7-8 हथियारों से लैस लुटेरे ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसा रहे थे। उन गाड़ियों पर एक काले शार्क का निशान था, ब्लैक शार्क गैंग। फिर से यही लोग। लगता है उन्हें भी दवाइयों की अहमियत समझ आ गई है और वो रात के अंधेरे में इसे लूटने आए हैं। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। मैंने जल्दी वहां से निकलने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मैं खिड़की के पास आराम से टिक कर खड़ा हो गया और नीचे का ड्रामा देखने लगा। ब्लैक शार्क गैंग की फायर पावर बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने जल्द ही एक रास्ता साफ कर लिया और सीधे लॉबी की लिफ्ट की तरफ बढ़े। लेकिन बंदूकों की आवाज बहुत तेज थी। सिर्फ स्क्वायर के ज़ॉम्बी ही नहीं, बल्कि आसपास की कई गलियों के ज़ॉम्बी भी वहां खींचे चले आए। जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग के लोग लॉबी में घुसे, जमीन अचानक फट गई। एक 3 मीटर से भी लंबा, पूरी तरह से मसल से भरा हुआ विशाल ज़ॉम्बी जमीन फाड़कर बाहर निकला। लेवल 2 म्यूटेटेड टायरेंट, स्ट्रेंथ टाइप। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इतनी जल्दी लेवल 2 म्यूटेंट्स आ गए? शिट, ये क्या बला है? ब्लैक शार्क गैंग के लोग डर के मारे सुन्न पड़ गए। कई AK-47 ने एक साथ गोलियां बरसाईं, लेकिन टायरेंट के शरीर पर लगने के बाद उनसे बस खून के कुछ छींटे ही उड़े। टायरेंट ने एक भयानक दहाड़ मारी, पास पड़े एक पुराने स्ट्रेचर बेड को उठाया और उसे फ्रिस्बी की तरह उनकी तरफ फेंक दिया। ब्लैक शार्क गैंग के 2 गुंडे वहीं कुचलकर मांस के लोथड़े बन गए। पूरा सीन कंट्रोल से बाहर हो चुका था। बढ़िया मौका है। मेरी आंखें चमक उठी। उस टायरेंट का लेवल 2 कोर सीधा मेरा लेवल अप कर सकता है और पूरी उम्मीद है कि मुझे कोई नई एबिलिटी भी मिल जाएगी। मैं सब्र के साथ इंतजार करता रहा ताकि ब्लैक शार्क गैंग वाले उस टायरेंट की एनर्जी खत्म कर दें। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा गया। ब्लैक शार्क गैंग के 7 गुंडे लाश बन चुके थे और वो टायरेंट भी बुरी तरह घायल था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और जमीन पर बैठकर अपनी चोटें ठीक करने के लिए उन लाशों को खा रहा था। यही सही वक्त है। मैं एक बाज की तरह तीसरे फ्लोर से नीचे कूदा। हवा में ही मैंने अपने स्पेस से TNT विस्फोटकों का एक बंडल निकाला, उसका फ्यूज जलाया और बोला, ये लो तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा।
टायरेंट ने अपना बड़ा मुंह खोला, शायद उसे लगा कि ये कोई खाने की चीज है, और उसने सीधा उस बंडल को अपने दांतों से पकड़ लिया। मैं जमीन पर रोल करता हुआ एक बड़े पिलर के पीछे छुप गया। एक जबरदस्त धमाके की आवाज ने पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। धुआं छटने के बाद मैंने देखा कि टायरेंट का गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ चुका था, बस एक बिना सिर की भारी भरकम लाश खून से सनी पड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और मांस के उस चीथड़े में ढूंढने लगा। आखिरकार मुझे एक अखरोट के बराबर का कोर मिल गया। गॉट लेवल 2 स्ट्रेंथ कोर, हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। क्या आप इसे तुरंत एब्जॉर्ब करके लेवल अप करना चाहते हैं? मैंने कहा यस। मेरे हाथ में रखा वो कोर पलक झपकते ही एक गर्म लहर में बदल गया और मेरी हथेली के अंदर समा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की हड्डियां चटक रही हैं और एक पागल कर देने वाली ताकत मेरे अंदर दौड़ रही है। सिस्टम अपग्रेड सक्सेसफुल। करंट लेवल लेवल 2। अनलॉक्ड न्यू फीचर स्पेशियल ब्लेड लेवल 1। मेंटल पावर खर्च करके रियलिटी स्पेस में 1 मीटर लंबा स्पेस क्रैक बनाया जा सकता है। ये किसी भी फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करके हर चीज को काट सकता है। इग्नोर डिफेंस। मैंने अपनी हथेली को देखा और अपने दिमाग से उसे हुक्म दिया। मेरी उंगलियों पर स्याही जैसी काली एक पतली लाइन उभर आई। मैंने हल्के से पास खड़ी उस राइट कंट्रोल गाड़ी के मोटे आर्मर पर उसे घुमाया। किसी टोफू को काटने की तरह वो सख्त स्टील प्लेट सीधा कट गई, एकदम साफ और चिकना कट। ये हद से ज्यादा ताकतवर था। मैंने पूरी संतुष्टि के साथ अपनी एबिलिटी वापस ली और उन दोनों राइट कंट्रोल गाड़ियों को देखा जिनके इंजन अभी भी चालू थे। वो गाड़ियां उन सप्लाई से भरी थीं जो ब्लैक शार्क गैंग ने पिछले कुछ दिनों में लूटी थीं। थैंक यू भाइयों। मैंने जमीन पर पड़ी उन लाशों की तरफ हाथ हिलाया और माल के साथ उन दोनों गाड़ियों को भी पैक करके अपने स्पेस में डाल लिया। अस्पताल के सफर से मुझे सिर्फ दवाइयां ही नहीं मिली और मेरा लेवल अप ही नहीं हुआ, बल्कि चलते चलते मुझे एक बहुत बड़ी दौलत भी मिल गई। अपोकलिप्स जीने का असली मजा यही है। अपोकलिप्स का 15वां दिन, नंबर 7 ऑफिशियल शेल्टर। यहाँ की हवा अब रुकी हुई थी। हवा में खट्टी बदबू और बेबसी की महक फैली थी। वो स्टेडियम जहां कभी 50,000 लोग रहते थे, अब वहां 30,000 से भी कम लोग बचे थे। सारे रूल्स और ऑर्डर टूट चुके थे। जनरेटर पूरी तरह बंद होने के साथ पुरानी दुनिया की वो आखिरी रोशनी भी बुझ गई थी। अंधेरे में अब इंसान इंसान नहीं रहे थे, वो भूखे जानवर बन गए थे। खाने को कुछ नहीं है। वेयरहाउस का दरवाजा खोलो, कमांडर खुद अंदर बैठकर अकेले खा रहा है और हमें पेड़ों की छाल चबवा रहा है। बगावत बिना किसी वार्निंग के भड़क उठी। भूख से पागल हो चुके हजारों सर्वाइवर्स ने गार्ड्स की लाइन तोड़ दी और किसी बाढ़ की तरह कोर मैनेजमेंट एरिया की तरफ दौड़ पड़े। गोलियों की आवाजें, चीखें और लोगों की एक दूसरे को नोचने की आवाजें सब मिल गई थीं। जिंग चिंग स्टैंड्स के कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसके हाथों में वो बर्फ हटाने वाला भावड़ा कड़ाई से पकड़ा हुआ था जो अब मुड़ चुका था। उसका ये पूरा हफ्ता मौत से भी बदतर बीता था। उसके गोरे और मुलायम हाथों पर अब फ्रॉस्ट बाइट्स और खून के छाले थे। उस क्लियर सिस्टम ने उसे एक बंधुआ मजदूर बना दिया था। होश में आओ, जल्दी भागो, ये जगह खत्म हो गई है। चेन शू खून से लथपथ होकर भागता हुआ आया। मैंने सुना है कि बाहर मॉन्स्टर्स के झुंड ने डिफेंस लाइन तोड़ दी है। ये जगह अब मौत का कुआं बनने वाली है। भागे? कहां भागे? जिंग चिंग ने बेबसी से बाहर फैले उस बर्फीले तूफान को देखा। बाहर -60 डिग्री है। बाहर जाने का मतलब है मौत। पश्चिमी इलाके में जाओ, अपने भाई के पास। चेन शू ने उसके कंधे पकड़े और जोर से हिलाया। मैंने सब सोच लिया है। पहले हम दोनों गए थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हो अगर हम इन हजारों लोगों को अपने साथ लेकर जाएं? तुम्हारे भाई का वो बंकर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वो सेना और हजारों पागलों की भीड़ को रोक पाएगा? जिंग चिंग सुन रह गई। चेन शू की आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तुम्हें पता है ना कि डायरेक्टर वैंग के पास अभी भी कुछ आर्मर्ड गाड़ियां और भारी हथियार हैं। अगर तुम उसे बता दो कि पश्चिमी इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर है जो सप्लाई से भरा है, जहां हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? जिंग चिंग की आंखों के भाव बदल गए, बेबसी से नफरत में और फिर एक पागलपन भरे पक्के इरादे में। सही कहा, मैं क्यों इस नर्क में सड़ूं और तुम जिंग बुफान जन्नत के मजे लो। जब तुमने मुझे बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोला तो अब मैं इस पूरे नर्क को तुम्हारे दरवाजे पर ले आऊंगी। अगर मरना ही है तो सब साथ में मरेंगे। कोर ऑफिस के अंदर डायरेक्टर वैंग पसीने से लथपथ होकर ऑर्डर दे रहा था। उसके आदमी डॉक्यूमेंट्स जला रहे थे। निकलने की तैयारी करो। कमांडर, मुझे एक जगह पता है। जिंग चिंग अंदर घुसाई। अपनी तरफ तनी बंदूकों की परवाह किए बिना वो जोर से चिल्लाई। मुझे पता है सप्लाईज कहां है। 10,000 टन सप्लाईज, जनरेटर्स और एक पूरी तरह सेफ डिफेंस बंकर। डायरेक्टर वैंग ने झटके से अपना सिर मोड़ा और उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मेरे सगे भाई की जगह है। वो एक होर्ड सिस्टम अवेकनर है। अपोकलिप्स से पहले उसने शहर के सारे कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। वो पश्चिमी इलाके की उस वीरान फैक्ट्री में है। बस उस जगह पर कब्जा कर लो, हम सब जिंदा बच जाएंगे। हर कोई बच जाएगा। डायरेक्टर वैंग की आंखें चमक उठी। ये मौत के मुंह से बाहर निकलने वाली लालच की चमक थी। बहुत बढ़िया, सबको ऑर्डर दो। जो मरना नहीं चाहता, जो भूखा नहीं रहना चाहता, सब मेरे साथ चलें। टारगेट पश्चिमी इलाका। जो भी उसे फतह करेगा, अंदर की सप्लाईज उसकी। ये खबर शेल्टर में वायरस की तरह फैल गई। पश्चिमी इलाके में एक अनाज का गोदाम है। एक मतलबी अमीरजादे ने 10,000 टन मीट छिपा कर रखा है। मारो, लूट लो। आपस में लड़ रहे उन दंगाइयों को पल भर में एक नया मकसद मिल गया। आधे घंटे बाद 5 आर्मर्ड गाड़ियों की लीडरशिप में और उनके पीछे आती दर्जनों मॉडिफाइड ट्रकों के साथ हजारों सर्वाइवर्स की वो विशाल सेना उस बर्फीले तूफान में निकल पड़ी। जिंग चिंग सबसे आगे वाली आर्मर्ड गाड़ी में बैठी थी। उसके हाथ में डायरेक्टर वैंग का दिया हुआ एक कंप्रेस्ड बिस्किट था। उसके होठों पर एक बेरहम मुस्कान थी। भाई, इस बार मैं तुम्हारे लिए पूरी सेना लेकर आई हूं। अब देखती हूं कि तुम दरवाजा कैसे नहीं खोलते। और इस सेना के सबसे पीछे जिंदा इंसानों की महक सूंघकर आए ज़ॉम्बियों के झुंड भी चुपचाप उनके पीछे लग गए थे। मौत का फरिश्ता अपना जाल बिछा रहा था। मेरे स्टील बंकर का अलार्म नहीं बजा, बल्कि उसकी जगह बीथोवेन की डेस्टिनी सिम्फनी बजने लगी। मैंने काले रंग का टैक्टिकल ट्रेंच कोट पहना हुआ था और मैं सेकंड फ्लोर की बुलेट प्रूफ खिड़की के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और मैं दूर से आ रही उस लंबी कतार को देख रहा था जो बर्फ में रेंग रही थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर अनगिनत लाल डॉट्स देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। सिस्टम इंटरफेस पर वार्निंग आई। लार्ज स्केल एनिमी टारगेट्स अप्रोचिंग। एनिमी कॉन्फ़िगरेशन, आर्मर्ड व्हीकल्स, हेवी मशीन गन्स X3, RPG रॉकेट लॉन्चर्स, अवेकनर्स X12 और 3,000 से ज्यादा हथियारों से लैस दंगाई।
टारगेट्स फॉलोइंग बिहाइंड, लेवल 1 ज़ॉम्बी होर्ड एक्स 5000 प्लस, लेवल 2 म्यूटेंट्स एक्स 3। वाह, इन्होंने तो मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। मैंने अपनी रेड वाइन का एक हल्का घूंट लिया। मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं एक्साइटेड था। पिछले कुछ दिनों से घर पर खाली बैठकर मैं बोर हो चुका था। अपनी एबिलिटी को लेवल अप करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा कुछ था ही नहीं। मौत के मुंह में नाचने का ये मजा ही तो अपोकलिप्स का असली रोमांच है। गाड़ियों का वो काफिला फैक्ट्री से 500 मीटर की दूरी पर रुका। स्पीकर से डायरेक्टर वैंग की आवाज आई, अंदर बैठे जिंग बुफान, ध्यान से सुनो। हम नंबर 7 शेल्टर की ऑफिशियल रेस्क्यू टीम है। हम कानून के नाम पर तुम्हारी सप्लाईज और इस बंकर को कब्जे में ले रहे हैं। तुरंत अपने हथियार डाल दो और दरवाजा खोलो। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें स्पेशल एडवाइजर का दर्जा देंगे और तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेंगे। स्पेशल एडवाइजर? मैंने माइक्रोफोन में हंसते हुए कहा, या फिर स्पेशल स्लेव? मेरी आवाज स्पीकर के जरिए उस पूरे मैदान में गूंज उठी और उसमें साफ साफ बेइज्जती झलक रही थी। डायरेक्टर वैंग है ना? मुझे याद है पिछली जिंदगी में, नहीं मेरा मतलब है मुझे पता है कि तुम्हें अवेकनर्स के टुकड़े करके उन पर रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो क्या इस बार तुम मेरे स्पेस पर रिसर्च करना चाहते हो? डायरेक्टर वैंग का चेहरा उतर गया। उसने सोचा नहीं था कि मैं इतनी ढिठाई दिखाऊंगा। सीधी बात समझ नहीं आती तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिंगचिंग, तुमने कहा था ना कि तुम दरवाजा तोड़ सकती हो। ऊपर जाओ और बात करो। मुझे भी देखने दो कि तुम्हारे रिश्ते में कितना दम है। जिंगचिंग को आगे धकेला गया। वो हाथ में स्पीकर लिए आर्मर्ड गाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई। जिंग बुफान, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इन लोगों को देखो, ये सब भूख से मरने वाले हैं। तुम अकेले इतनी सारी सप्लाईज दबाकर बैठे हो। क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें नहीं कचोटता? अभी दरवाजा खोल दो तो ये सब तुम्हारा एहसान मानेंगे, वरना अगर हम अंदर घुस गए तो तुम्हें चीथड़ों में फाड़ दिया जाएगा। चीथड़ों में फाड़ देंगे? मैंने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली कंट्रोल पैनल के एक लाल बटन पर रख दी। मेरी प्यारी बहन, तुम अभी भी इतनी मासूम हो। तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोगों को यहां लाकर तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, तुम तो मेरे लिए बैरिकेड्स ला रही हो। फायर! डायरेक्टर वैंग का सब्र टूट चुका था। एक आरपीजी रॉकेट हवा को चीरता हुआ फैक्ट्री के मेन गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से टकराने वाला था, एक ना दिखने वाली ढाल चमक उठी। वो रॉकेट मानो किसी शीशे से टकराया हो और एक अजीब तरीके से मुड़कर सीधे पास खड़े एक ट्रक पर जा लगा। दंगाइयों से भरा वो ट्रक पल भर में बम से उड़कर कबाड़ बन गया। क्या? सब लोग सुन रह गए। जवाबी हमला करो, मारो! अनगिनत गोलियां तूफान की तरह दीवारों पर बरसी, लेकिन उनसे सिर्फ चिंगारियां ही निकली। वो गोलियां दीवार का पेंट तक नहीं उखाड़ पाई। मैंने चुटकी बजाई, अब मेरी बारी, और फिर मैंने वो बटन दबा दिया। डिफेंस सिस्टम सीक्वेंस 2, माइनफील्ड एक्टिवेटेड। जो दंगाई सबसे आगे भाग रहे थे उनके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक धंस गई। सैकड़ों लैंडमाइंस एक के बाद एक फटने लगे। पूरी बर्फ पल भर में लाल हो गई और सैकड़ों लोग हवा में भाप बन गए। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो! भीड़ दहशत में पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन पीछे वाले लोग अभी भी आगे आ रहे थे। पल भर में वहां भगदड़ मच गई। ठीक उसी वक्त पीछे के बर्फीले मैदान से कान फाड़ देने वाली दहाड़े सुनाई दी। धमाकों की आवाज और खून की महक से खींचे चले आए उन हजारों ज़ॉम्बियों ने आखिरकार अपने दांत दिखा दिए। खून की उस महक से पागल होकर वो पीछे से भीड़ पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। ज़ॉम्बी! पीछे ज़ॉम्बी आ गए हैं! अब वो दोनों तरफ से फंस चुके थे। जिंकिंग, जल्दी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके आगे के माइनफील्ड को क्लियर करो, जल्दी! डायरेक्टर वोंग की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी बंदूक जिंकिंग के सिर पर रख दी। जिंकिंग डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने पूरी ताकत से आगे की तरफ क्लियर एबिलिटी का इस्तेमाल किया, लेकिन माइनफील्ड बहुत बड़ा था और उसकी जरा सी एनर्जी समुंदर में एक बूंद के बराबर थी। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी नाक से खून बहने लगा और वो गाड़ी की छत पर गिर पड़ी। मैं और नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। नाकारा औरत! डायरेक्टर वोंग ने उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया। वो आर्मर्ड गाड़ी में घुसा और उसे मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे भागने कैसे देता? जब आ ही गए हो तो कुछ छोड़ कर जाओ। मैं बैल्कनी पर खड़ा था। मैंने अपना दाया हाथ उठाया और मुड़ रही उस आर्मर्ड गाड़ी की तरफ हवा में इशारा किया। स्पेशियल ब्लेड! हवा में एक साफ दिखने वाली काली दरार गुजरी, बिना किसी आवाज के। वो 10 टन भारी आर्मर्ड गाड़ी और उसके अंदर बैठा डायरेक्टर वोंग सीधे बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब उस एक वार की ताकत से खौफ में आ गए थे। क्या यही भगवान की ताकत है? चेंशू लाशों के ढेर में छिपा हुआ था। ऊंचाई पर किसी भगवान की तरह खड़े उस इंसान को देखकर उसका पैंट वहीं गीला हो गया। लड़ाई पूरे 3 घंटे तक चली। कुछ लोगों को छोड़कर जो मौका देखकर गहरी बर्फ में भाग गए, वो 3000 लोगों की सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। खून की गर्मी से बर्फ पिघली और फिर तुरंत जमकर लाल बर्फ की एक मोटी परत बन गई। ये जगह अब एक बहुत बड़े खुले कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। ज़ॉम्बी की भीड़ का सफाया भी मैंने अपनी हैवी मशीन गन से कर दिया था। तूफान रुक चुका था। आसमान में एक फीका चांद चमक रहा था, जो जमीन पर इस नर्क को रोशन कर रहा था। मेन गेट के सामने अब सिर्फ 2 ही जिंदा लोग बचे थे, जिंकिंग और चेंशू। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि शुरुआत में ही उन्हें गाड़ी से नीचे लात मार दी गई थी और वो आर्मर्ड गाड़ी के मलबे के नीचे लाश बनने का नाटक करके छुप गए थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरे हाथ में मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी थी और मैं कदम बढ़ाते हुए उन दोनों की तरफ गया। भाई! जिंकिंग घुटनों के बल जमीन पर थी। उसका पूरा चेहरा खून से सना था और वो एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मेरी गलती थी, मैं सच में गलत थी। मुझे मजबूर किया गया था। डायरेक्टर वोंग ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया था। तुम्हें तो पता है मैं कितनी डरपोक हूँ। हाँ, उन्होंने ही हमें मजबूर किया था। जिंग बुफान, बुफान भाई, बॉस बुफान, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मुझे एक कीड़े की तरह जाने दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा। मैं उन दोनों से 2 मीटर की दूरी पर रुका। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने स्पेस से एक टेबल और कुर्सियां निकाली। फिर मैंने एक लाल तांबे का छोटा चूल्हा निकाला, आग जलाई, उस पर बर्तन रखा, पानी डाला और कुछ मसाले डाले। जल्द ही वो मसालेदार खुशबू फिर से हवा में फैल गई। मैंने पतले कटे हुए मटन की एक प्लेट निकाली और बहुत आराम से उसे पकाने लगा। खाना चाहते हो? मैंने मीट का एक टुकड़ा उठाया और उस पर फूंक मारी। जिंगचिंग और चेंशू ने अपना थूक निकला। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खौफ था। मुझे एक बाइट दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जिंगचिंग रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। ये नजारा कितना जाना पहचाना लग रहा है ना?
मैंने मीट अपने मुंह में डाला और आराम से चबाने लगा। पिछली जिंदगी में मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था। उस बंद दरवाजे के पार मैंने तुमसे पानी की एक घूंट मांगी थी या सड़े हुए बिस्कुट का एक टुकड़ा मांगा था, और तुमने क्या कहा था? जिंगजिंग का शरीर कांपने लगा, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने कहा था कि सप्लाईज काम के लोगों के लिए हैं, कबाड़ लोगों को हवा भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उन्हें बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। आज मैं तुम्हारी वो बात तुम्हें वापस लौटाता हूं। मैं अपनी जगह से उठा, मेरे हाथ में पकड़ी टैक्टिकल कुल्हाड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। चेंशु, मैंने उसे पुकारा। चेंशु को लगा कि शायद उसके लिए कोई रास्ता खुल गया है। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। तुमने कहा था ना कि तुम जिंगजिंग से प्यार करते हो और उसके लिए जान भी दे सकते हो। चेंशु थोड़ा हिचकिचाया। उसने अपने बगल में बैठी जिंगजिंग की तरफ देखा। अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें अंदर आकर हॉटपॉट खाने दूंगा और तुम्हें एक गर्म कमरा भी दूंगा। मेरी आवाज किसी लालच से भरी थी। यहां तक कि मैं तुम्हें एक एवोल्यूशन पोशन भी दूंगा, जिससे तुम भी एक अवेकनर बन जाओगे। मैंने एक खंजर चेंशु के सामने फेंक दिया। ये इंसानी फितरत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जिंगजिंग ने खौफ में चेंशु को देखा और उसका शरीर पीछे खिसकने लगा। सीनियर, तुम ऐसा नहीं करोगे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। चेंशु ने उस खंजर को देखा, फिर उसने मेरे पीछे उस गर्म और रोशन बंकर को देखा, और फिर अपने सामने बैठी उस कीचड़ में सनी बेकाम औरत को देखा। उसी पल प्यार का वो नकाब पूरी तरह टूटकर बिखर गया। चेंशु ने झटके से वो खंजर उठाया और एक खूंखार जानवर की तरह जिंगजिंग पर झपट पड़ा। किंग किंग, तुमने भी सुना, बस तुम्हारे मरने से मेरी जान बच जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई सप्लाईज नहीं है, तो मेरे लिए एक बार मर जाओगी तो क्या चला जाएगा। जिंगजिंग चीख पड़ी। जिंदा रहने की फितरत ने उसकी बची खुची ताकत को बाहर निकाल दिया। क्लियर। हालांकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये वार चेंशु के हाथ में पकड़े खंजर पर लगा और वो खंजर गायब हो गया। लेकिन चेंशु तब तक जिंगजिंग के ऊपर आ चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से उसका गला कसकर पकड़ लिया। मर जा, मेरे रास्ते का कांटा मत बन। वो दोनों खून से सनी उस बर्फ पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दो जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचने लगे। घिनौना, हद से ज्यादा घिनौना। मैं ठंडी नजरों से ये सब देख रहा था, जैसे कोई कॉमेडी ड्रामा चल रहा हो। जब दोनों लड़ते लड़ते थक कर चूर हो गए और हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़े। जिंगजिंग का चेहरा बुरी तरह कट फट गया था और चेंशु की एक आंख अंधी हो चुकी थी। जबरदस्त, मैंने ताली बजाई। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं उन दोनों के पास गया और मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। मेरे सेफ हाउस में कूड़े कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। उन दोनों की खौफनाक चीखों के बीच मेरी कुल्हाड़ी नीचे गिरी। सफेद बर्फ पर खून की धार छूट पड़ी, जैसे बर्फ पर कोई लाल फूल खिल गया हो। इस जिंदगी का हिसाब आखिरकार बराबर हो गया। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मैंने पलटकर अपना हाथ घुमाया। जमीन पर पड़ी लाशें और दूर पड़ी आर्मर्ड गाड़ियों का मलबा, सब कुछ सिस्टम के ट्रैश रिसाइकिल बिन में चला गया। दरवाजा फिर से बिल्कुल साफ हो गया। अंदर लौटकर मैं उस बड़ी सी खिड़की के पास गया और बाहर चल रहे उस खौफनाक बर्फीले तूफान को देखने लगा। दुनिया मर चुकी है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं और मैं एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। मैंने शराब की कैबिनेट से एक विंटेज विस्की निकाली और 2 ग्लास डाले। एक ग्लास मैंने जमीन पर गिरा दिया, पिछली जिंदगी के अपने उस बेवकूफ रूप की शांति के लिए, और दूसरा ग्लास मैंने आसमान की तरफ उठाया, इस बेरहम लेकिन शानदार नई दुनिया के नाम। हेलो एपोकलिप्स, मैं जिंग बूफान हूं।